हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारतीय इतिहास विषय से संबंधित आज हम प्रवक्ता चयन परीक्षा 2009 का यूपी पीजीटी का परीक्षा पेपर सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, नौदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति 700 से 1200 ईसा पूर्व किस संस्कृति का प्रमाण है? तो नौदा टोली, एरन तथा जो नागदा की मालवा संस्कृति है वो हड़प्पा पश्चात की संस्कृति का प्रमाण है, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं नर्मदा नदी के तट पर स्थित मालवा क्षेत्र में हड़प्पा के बाद अनेक संस्कृतियां प्रकाश में आई, जिसमें नौदा टोली, एरन व नागदा प्रमुख ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां हैं और जिनका विस्तार मालवा क्षेत्र में होने के कारण मालवा संस्कृति कही जाती है। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? तो कायथा संस्कृति के जो अवशेष हैं वो जो है मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित कायथा से इस संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं, जिसकी खोज प्रसिद्ध पुरातत्वशास्त्री वाकणकर, जो पुरातत्व शास्त्री थे, वाकणकर महोदय ने 1964 ईस्वी में की थी और यहाँ पर ताम्रपाषाणकालीन विकसित जो है हुई संस्कृति के अवशेष भी पाए जाते हैं। अगला हमारा 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्त कुठार मिला था। ठीक है, हस्त कुठार का मतलब है हैंड एक्स, तो वो मिला था पल्लवरम में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की, जब उन्होंने दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के मद्रास यानी चेन्नई के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स खोजा था। और रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है। अगला है हमारा, भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी से बने औजार जो प्राप्त हुए थे वो चिरंद से प्राप्त हुए थे। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चिरंद यानी चिरांद जो नामकपुरा स्थल था, जो नवपाषाण कालिक बस्ती है। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पशुओं की हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। इस स्थल का उत्खनन जो है 1962 से 1963 ईस्वी के मध्य प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता बीपी सिन्हा ने करवाया था। अगला है हमारा, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष पर विशेष ज्ञान होता है? तो किस पक्ष पर होता है? संस्कृति के कालमापन का, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लंबवत यानी पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा संपूर्ण संस्कृति का जो प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता, अभी तो इससे विभिन्न संस्कृतियों के कालक्रम का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार की खुदाई में किसी स्थान की लंबी लंबी खुदाई की जाती है। अगला हमारा, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे। तो यूनानियों को जो कपास का ज्ञान भारतीयों से प्राप्त हुआ था वे इसे कहते थे सिंडन। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिंधु नदी की तलहटी में कपास की खेती की जाती थी, जिसका प्रमाण जो है हड़प्पा से पाई गई मुद्रा के लिपटे हुए कपास से मिलती है और सिंध में पैदा होने के कारण इसे यूनानी लोग सिंडन कहते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिंधु सभ्यता का जो धौलावीरा नामक स्थान गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में भचाऊ नामक तालुके में स्थित है, जिसकी खोज 1967 से 68 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी और 1991 के दौरान प्रसिद्ध पुरातत्वशास्त्री आर.एस. बिष्ट ने व्यापक पैमाने पर उत्खनन कराया, जहां से गढ़ी क्षेत्र और बड़े मकानों के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो सैंधव सभ्यता का जो समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र जो है वो लोथल को माना जाता है, यानी गुजरात। आप देख सकते हैं भोगवा नदी के तट पर
इंपॉर्टेंट है। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल जो है सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और यहाँ पर 214 इंटू 36 मीटर घेरे का एक गोंदीवाड़ा मिला है, जो सिंधु सभ्यता के समुद्री व्यापार का क्या है, द्योतक है। और लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज 1954 ईस्वी में SR राव ने की थी। और लोथल में 3 युग्मित समाधियाँ, एक अग्निकुंड का अवशेष और मनके बनाने का कारखाना और एक रंगाई कुंड भी मिला हुआ है। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से क्या मिला है। और जो तीन जो युग्मित समाधियाँ हैं, ठीक है, 3 युग्मित समाधान जो मिले हैं, इसका जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला हमारा सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। तो सैंधव सभ्यता जो मानव इतिहास का आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इतिहास का विभाजन जो है इतिहासकारों द्वारा 3 भागों में किया गया था। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। और आद्य इतिहास के अंतर्गत वे सभ्यताएं आती हैं जिनसे लिखित सामग्री तो मिलती है, परंतु उनको क्या पढ़ा नहीं जा सका। और जिस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों द्वारा विदित होता है उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। तो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में जो हड़प्पा स्थल है वो सोर्तुगुई है। 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था, ठीक है, पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान तक हुआ था। और सोर्तुगुई तथा मुंडीगाग जो है नामक 2 हड़प्पा पुरास्थल हिंदुकुश के पार अफगानिस्तान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी। तो ऋग्वेद के जो तृतीय मंडल है उसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। आप देख सकते हैं ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन है, जिसमें 1018 जो है मंत्र हैं और 10 मंडलों में इसको विभक्त किया गया है। इसके तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। अगला हमारा, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो अयोध्या का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वैदिक कालीन साहित्य में मुख्यतः 3 नगरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अयोध्या का वर्णन अथर्ववेद में आया है। इसी ग्रंथ के तक्षक नामक व्यक्ति को वैशाली का निवासी बताया गया है तथा बिंबिसार को काशी का राजा बताया गया है। अगला हमारा, युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो युद्ध के लिए जो ऋग्वेद है उसमें जो है गविष्टि शब्द का प्रयोग है। युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं गविष्टि अथवा गवेषण, गविष्टि अथवा गवेषणा गायों की खोज के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था। और ऋग्वैदिक काल में गायों की गणना अर्थात गायों की गणना जो है अर्थ के रूप में की जाती थी। इसीलिए गायों पर अधिकार के लिए प्रायः युद्ध होते थे, जिसे गविष्ट या गवेषणा कहा जाता था। अगला है हमारा, शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में जो विस्तार से वर्णन किया गया है धार्मिक कर्मकांडों का किया गया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है और यजुर्वेद की शाखा शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, जिसमें धार्मिक कर्मकांड का विशद वर्णन किया गया है। यह एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसी में सृष्टि की संरचना तथा प्रलय का वर्णन किया गया है। अगला है हमारा, ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में जो अश्वत्थ, ठीक है, अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है वो पीपल को कहा गया है, क्योंकि पीपल जो है पवित्र वृक्ष के रूप में जाना जाता है और वर्तमान में भी उसकी पूजा की जाती है। आपको पता है ऋग्वैदिक काल में जो अश्वत्थ वृक्ष है पीपल के वृक्ष को कहा जाता था। यह एक पवित्र वृक्ष था और परवर्ती काल में गीता के एक श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि हे अर्जुन, वृक्षों के पवित्र अश्वत्थ यानी पीपल है जो इसके वैदिक कालीन पवित्रता का प्रमाण है।
अगला है हमारा निम्नलिखित कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे। ऋग्वेद में ग्रामीण सभ्यता थी और कारण है इसका, ऋग्वेद में कृषि एवं पशुपालन मुख्य रूप से होता था। तो इसका ए राइट हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। भाई ऋग्वेद में कृषि तथा पशुपालन मुख्य रूप से होता था, तभी तो ऋग्वेद में ग्रामीण सभ्यता थी, जब कृषि और पशुपालन होता था। यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी राइट है। आप देख सकते हैं ऋग्वैदिक संस्कृति ग्रामीण सभ्यता पर यानी अर्थव्यवस्था पर आधारित संस्कृति थी तथा उनके जीवन का जो मूल आधार था कृषि एवं पशुपालन था। और कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। भूमि की जुताई के लिए सीर अथवा लांगल के रूप में हल का प्रयोग किया जाता था और हल के फाल को सीता कहा जाता था तथा जुती हुई भूमि का उल्लेख भी इसमें मिलता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्था ने स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं? तो किस संस्था में स्त्रियों ने पार्टिसिपेट किया था? उसको किया था विदत में। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। शासन संचालन के लिए सभा समिति और विदत का वर्णन मिलता है और विदत जो है ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभा थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में जो है 122 बार आया हुआ है और विदत में पुरुषों के साथ स्त्रियों के भी भाग लेने का उल्लेख है और शतपथ ब्राह्मण में भी स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा और विदत में भाग लेने से रोक दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक कालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? तो उत्तर वैदिक कालीन की बात करें, वो विचारक थे जिसने वेदों की महिमा का खंडन किया था, कौत्स। दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं उत्तर वैदिक कालीन जो कौत्स नामक ऋषि ने वेदों की महिमा का खंडन किया है। कौत्स ऋषि वर्तंतु ऋषि के शिष्य थे और कौत्स जो है वेदों के ज्ञाता तथा दर्शन शास्त्रों में महारत हासिल की थी और कात्यायन पाणियन सूत्रों के प्रसिद्ध वर्तिकार थे जिन्होंने अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान नामक बौद्ध शास्त्र की रचना की थी और पाणिनि ने व्याकरण पर आधारित अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना। बौधायन भारत के प्राचीनतम गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम जो जैन सभा का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में किया गया था। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रथम जैन सभा 4वीं सदी के, ठीक है, 4वीं सदी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें जैन सिद्धांतों का संकल्प किया गया जो बाद में श्वेतांबर संप्रदाय के मूल सिद्धांत बने थे। अगला है हमारा, त्रिपिटक क्या थे? तो त्रिपिटक का संबंध है धर्म ग्रंथ से, ठीक है। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में जो धर्म ग्रंथ थे उन्हीं को त्रिपिटक कहा गया था, बुद्ध धम्म संघ को। आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों में विभाजित किया गया। पहला था विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक और इन्हीं को त्रिपिटक की संज्ञा दी गई थी, जिनका संकलन विभिन्न बौद्ध संगीतियों के माध्यम से किया गया था। अगला है हमारा, जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। तो जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल क्या नहीं है? ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्ति जो है जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैन धर्म में अहिंसा संबंधी सिद्धांत जो है अत्यंत कठोर है। मन वचन कर्म से किसी के प्रति असंगत व्यवहार हिंसा है। जैन धर्म में कायाक्लेश पर भी अत्यधिक बल दिया गया है। इसके अंतर्गत उपवास द्वारा आत्महत्या का भी विधान है। इस पद्धति को संलेखना पद्धति एवं निषिद्ध कहा जाता है। अगला है हमारा, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था अपना, वो दिया था ऋषिपत्तनम में, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धत्व अथवा ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध गया से ऋषिपत्तन यानी मृगदाव वन सारनाथ पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया और इस घटना को इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। दोनों घटनाएं इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हमारा, विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया?
तो विनय पिटक का जो संकलन किया गया था उपाली के द्वारा किया गया था, यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म में बढ़ती अराजकता के कारण महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस प्रथम बौद्ध संगीति में उपाली ने विनय पिटक की तथा आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की थी और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। अगला है हमारा, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैन धर्म के वो तीर्थंकर थे जिन्होंने सर्वथा वस्त्र त्याग किया था, वो थे महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ देने के बाद 12 वर्ष तक कठोर तप एवं भ्रमण के बाद महावीर का शरीर जो है वस्त्र विहीन हो गया। उन्हें कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे जिन यानी निर्ग्रंथ कहा जाने लगा। जिन का मतलब है एक प्रकार से जिनको शक्ति प्राप्त हो जाती है यानी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनको जिन कहा जाता है। इस प्रकार बंधन रहित होकर महावीर ने शेष जीवन में वस्त्र नहीं धारण किया और निर्वस्त्र ही रहे थे। अगला हमारा, सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सम्राट अशोक ने कलिंग को राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है विजित किया था और इसी के बाद सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं और हिंसा से दूर चले जाते हैं। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 261 ईसा पूर्व अर्थात अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया जो वर्तमान ओडिशा राज्य का दक्षिणी भाग था और यह युद्ध इतना भयंकर था कि इसमें 1 लाख लोग मारे गए थे तथा 1.5 लाख लोग घायल हुए थे और इस युद्ध की विभीषिका देखकर अशोक बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो गया। तब से वह रण घोष को छोड़कर भेरी घोष का अनुयायी हो गया। अगला हमारा, काकनाद बोट महाविहार कहाँ स्थित है? तो काकनाद बोट जो महाविहार है वो है सांची में। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सांची का जो प्रसिद्ध स्तूप है जिसका निर्माण अशोक के काल में हुआ था, उसी के अंतर्गत जो काकनाद बोट विहार भी है जिसमें बुद्ध के शरीर के अवशेष रखे गए हैं, जिसके अन्य भागों का परिवर्तन शुंग काल में भी हुआ और इसका गिरा हुआ अवशेष आज भी भोपाल से 35 किलोमीटर दूर सांची नामक स्थल पर उपस्थित है। यहाँ पर बौद्धकालीन कला के अवशेष देखे जा सकते हैं। अगला हमारा, प्रतिवेदक का कार्य था। तो प्रतिवेदक का जो कार्य है घटनाओं की सूचना देना प्रतिवेदक का कार्य है, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। प्रतिवेदक सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करते थे जिसका उल्लेख जो है अशोक के अभिलेखों में पाया जाता है। सेना का नेतृत्व जो है सेनापति करता था। राजस्व जो है इकट्ठा करने का कार्य जो है समाहर्ता का था तथा प्रांतों का जो शासन कुमार अथवा प्रांतपति के माध्यम से चलाया जाता था। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोगों के कहने के बावजूद हमारे द्वारा जो है वीडियो अधिक से अधिक आप लोगों के लिए देने की कोशिश की जा रही है, तो साथ ही आप लोगों का भी फर्ज है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार की वीडियो आते रहें। और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के तो मुझे बहुत खुशी होती है अंदर से कि आप लोगों के जो बीच जो है हमें पढ़ाने का मौका मिल रहा है, कि आप लोगों के द्वारा जो इतने अच्छे कमेंट्स किए जाते हैं तो उससे भी एक हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला हमारा, अशोक के समय के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में हैं? तो अशोक के जो ज़्यादातर समय में जो ज़्यादातर अभिलेख थे वो जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमी सीमांत अभिलेख आरमाइक लिपि में लिखे गए थे, लेकिन उनकी मूल भाषा प्राकृत ही है और लिपि केवल खरोष्टी, ब्राह्मी और आरमाइक है। और अशोककालीन लिपि का जो अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने 1837 से 38 में किया था, जिसके फलस्वरूप उसके लेखों का अध्ययन शुरू हो सका था। अगला हमारा, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था?
तो सारनाथ के जो धमेक स्तूप की बात करें तो अशोक के द्वारा किया गया था, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सारनाथ स्थित धमेक स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था, जिसके अंतर्गत अशोक की लाट पर भारतीय प्रतीक चिन्ह भी स्थापित किया गया था और उसी में गढ़वाल वंश की रानी कुमार देवी का अभिलेख भी पाया जाता है, जो वर्तमान में बनारस के संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला हमारा श्रेणी कहते थे, तो श्रेणी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है व्यापार संघ को, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रारंभिक पाली ग्रंथों में श्रेष्ठी शब्द जो है व्यापारियों की श्रेणियों के अध्यक्ष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उत्तर वैदिक काल में साहित्य में श्रेष्ठीन व श्रेष्ठीय शब्दों का प्रयोग मिलता है, जो परवर्ती काल में साहित्य में उद्योगों या व्यापारियों के संघों, श्रेणियों या निगमों के अध्यक्ष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्थिक क्षेत्र में सामुदायिक जीवन का जो विकास व्यापारिक तथा व्यवसायियों की विविध संस्थाओं के माध्यम से हुआ है, जिन्हें प्राचीन साहित्य तथा लेखों में श्रेणी या फिर निगम या फिर नैगम आदि की संज्ञा प्रदान की गई थी। अगला हमारा नाडु क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टीजीटीपीसी दोनों पूछा गया है। तो नाडु का संबंध है एक प्रशासकीय विभाग से, ठीक है, ये चोल प्रशासन से संबंधित है। आपका फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोलकालीन प्रशासन में जो स्थानीय स्वशासन का जो पूर्ण विकास हुआ था, जिसमें नाडु एक प्रशासनिक इकाई थी तथा नाडु जिले के समान थी, यानी नाडु को उस टाइम जिले के समान माना जाता था। अगला हमारा कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संवत की स्थापना की उसे कहते हैं। तो कनिष्क के द्वारा जो संवत चलाया गया था उसे शक संवत कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कनिष्क के राज्यारोहण तिथि जो है 78 ईस्वी से एक नए संवत का प्रचलन हुआ, जिसे शक संवत कहा जाता है, जो ईस्वी सन से 78 वर्ष आगे होता है। ईस्वी सन से 78 वर्ष आगे होता है। अगला हमारा रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? तो रस चिकित्सा का आविष्कार जो किया था नागार्जुन के द्वारा किया गया था। इसका दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कनिष्क के दरबार से संबंधित है। आप देख सकते हैं प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन भारत को प्रथम रसायन विज्ञान माना जाता है। जिसने पारद भस्म का आविष्कार किया था वह कनिष्क का समकालीन था। इसने रस चिकित्सा के माध्यम से विभिन्न रोगों का निदान प्रस्तुत किया तथा रोगों के निदान हेतु सोने, चांदी, तांबे आदि के भस्मों से चिकित्सा विद्या का आविष्कार किया था। अगला हमारा उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ था? तो वो राजवंश है शुंग वंश, यानी ब्राह्मण वंश। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शुंग वंश जो ब्राह्मण वंश से संबंधित था। 184 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक जो था बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी, जिसका उल्लेख करते हुए बाणभट्ट ने हर्षचरित में लिखा है। ये इंपॉर्टेंट बुक है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। ये बहुत बार पूछी गई है। लिखा है जब बृहदत्त अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था तब उसके सेनानी यानी पुष्यमित्र ने उसकी पीछे से हत्या कर डाली थी और इस प्रकार मौर्य वंश का अंत हो गया था। अगला हमारा मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई थी? तो मनुस्मृति की रचना जो हुई थी वो शुंग वंश के शासनकाल में ही हुई थी। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मनुस्मृति की रचना शुंग काल में ईसा पूर्व द्वितीय सदी के लगभग हुई थी और स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित है। यह हिंदुओं की विधि संहिता कही जाती है। आज भी विभिन्न हिंदू जो है विवादों का निपटारा इसी के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से? जो विधि संहिता है मनुस्मृति। अगला हमारा कुराल का रचयिता कौन है? तो कुराल जो लिखी गई थी वो तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई थी। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुराल एक तमिल काव्य है जिसकी रचना संगमकालीन साहित्यकार कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। इसका दूसरा नाम जो है मुप्पाल भी है और कारिकाल चोल राजा का नाम है। मुरुगन कार्तिकेय का तमिल नाम है, जबकि तोलकप्पियर नामक व्याकरण के रचयिता हैं और तिरुवल्लुवर जो है ने अपने ग्रंथ की रचना श्रीलंका के नरपति इलल जो इनका मित्र था अथवा उसके पुत्र को शिक्षित करने के लिए किया था। कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसे तमिल साहित्य का बाइबिल अथवा पंचम वेद भी माना जाता है।
अगला है हमारा तोलकप्पियम की विषय वस्तु क्या है। तो तोलकप्पियम की जो विषय वस्तु है व्याकरण और काव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं द्वितीय संगम में सर्जित तोलकप्पियम जो है एकमात्र अवशिष्ट ग्रंथ है जिसका संबंध व्याकरण से है। इसकी रचना जो है सूत्र शैली में की गई है। इसके रचनाकार प्रसिद्ध व्याकरण तोलकप्पियर थे और व्याकरण के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की नियमावली भी इसी ग्रंथ में है। अगला है हमारा मृच्छकटिक किसने लिखी थी। तो मृच्छकटिक जो लिखी गई थी शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी। इंपोर्टेंट बुक है, ये एग्जाम में पूछी गई है। शूद्रक जो है गुप्त काल के लेखकों में अग्रगण्य हैं। इनका प्रसिद्ध नाटक जो मृच्छकटिकम है जिसकी नायिका जो है बसंत सेना नामक गणिका है और इस सामाजिक नाटक में सर्वप्रथम राजपुरुषों के स्थान पर समाज के सामान्य लोगों को स्थान दिया गया और नाटक की शैली सरल और व्यंग्यपूर्ण है। यह एक सुंदर सामाजिक नाटक है। यह गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है गुप्त काल का एकमात्र जो दुखांत नाटक है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम। अगला हमारा चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे। तो चीनी लोग जो भारत को संबोधित करते थे यिन तू के नाम से, यानी ह्वेनसांग जो है, ठीक है, भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में और फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो उसने भी भारत को इंतु और तियांतु के नाम से संबोधित किया था। आप देख सकते हैं ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत हर्ष के इतिहास निर्माण में सर्वप्रमुख है। वह 20 वर्ष की अवस्था में बौद्ध भिक्षु हो गया था तथा गुरुओं और ग्रंथों की खोज में अपने जीवन के 26वें वर्ष पश्चिम के देशों की ओर बढ़ चला। अंततः वह भारत पहुंचा। यहाँ 16 वर्षों तक घूमने के बाद वह 645 ईस्वी में चीन लौटा, जहाँ चीनी सम्राट ताइसुंग ने झुककर उसका स्वागत किया। उसकी सबसे बड़ी यात्रा भारत की थी जिसे वह ब्राह्मणों का देश कहता है। और वाटस के अनुसार ह्वेनसांग भारत को इंतु नाम देता है। ह्वेनसांग भारत को इंतु नाम देता है और इंतु यानी इंदु अर्थात चंद्र की कला अर्धचंद्राकार के समान भारत की भौगोलिक स्थिति होने के कारण इस देश का चीनियों ने यह नाम रखा था। अगला हमारा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह निम्नलिखित में से किसने कहा था। तो ये कहा था प्रसिद्ध भूगोलविद एवं पुरातत्व जो थे वो थे आपका बराहमिहिर, ठीक है। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, ठीक है, भूगोलवेत्ता बराहमिहिर ने कहा था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। बराहमिहिर ने लघु जातक, बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका आदि ग्रंथों की रचना की थी। पंच सिद्धांतिका बहुत बार पूछी गई है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। बराहमिहिर की जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट है, जातक भी पूछी गई है। अगला हमारा प्राग ज्योतिषपुर नाम था। तो प्राग ज्योतिषपुर जो प्राचीन नाम था किसका था, गुवाहाटी का, और गुवाहाटी कहाँ है, असम। आप देख सकते हैं प्राचीन असम स्थित गुवाहाटी को प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था, जबकि कामरूप संपूर्ण असम को कहा जाता है। और प्राग ज्योतिषपुर प्राचीन असम की राजधानी भी थी। हर्षकाल में यहाँ का शासक भास्कर वर्मन था, जिसका वर्णन ह्वेनसांग ने कुमार के रूप में किया है। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता कौन था। तो स्कंदगुप्त के समय जो सौराष्ट्र का गोप्ता था वो पर्णदत्त था, यानी तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त के पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रदेश का गोप्ता या फिर सैनिक राज्यपाल नियुक्त किया गया था, जबकि 456 ईस्वी के पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को यहाँ का नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिसने रुद्रदामन द्वारा निर्मित सुदर्शन झील के बांध को पुनः मरम्मत करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो कौन हो जाएंगे, रुद्रदामन। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप लोगों के कमेंट्स का, हर कमेंट्स का जो आंसर देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोगों के जो आपके कमेंट्स हैं वो मुझे बहुत मोटिवेशन कर देते हैं और
इसी के लिए मैं आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।